अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत ने जिसे न्यू नॉर्मल माना है, अब उसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे। इसी में उन्होंने सिंधु जल समझौते का भी जिक्र किया। क्या यहीं से उस सुदर्शन चक्र की जरूरत भी महसूस हुई जनरल मैसन साहब, जो प्रधानमंत्री अगले 10 वर्षों में बनाने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, सुदर्शन चक्र की जो प्रधानमंत्री ने बोला यहीं से शुरुआत हुई है। और हाल में फिलहाल पिछले 1 हफ्ते में जो पाकिस्तान स्टेटमेंट्स आ रहे हैं आसिम मुनीर का और इनके ये भुट्टो के और प्रधानमंत्री के कि हम भारत के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे और डैम्स को बर्बाद करेंगे, हमारे पास इतनी मिसाइल्स हैं कि हम बर्बाद कर सकते हैं, और साथ में न्यूक्लियर की धमकी। फॉरेन सॉइल टैंपा से बोला गया कि हम विश्व के 50% को ख़त्म कर देंगे, और साथ में ये बोला कि रिलायंस जामनगर जो अंबानी का उससे फोटो भी करके और कुरान को कोट किया था। ये मैसेज बहुत साफ है। देखिए, आज की वॉरफेयर में, और प्रधानमंत्री ने साफ साफ बोला है कि वॉरफेयर चेंज होता जा रहा है, तौर और तरीके बदली हो रहे हैं, और इसीलिए न्यू नॉर्मल को देखते हुए भारत को सुदर्शन चक्र जैसे कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत है। और उन्होंने एक टाइमलाइन दे दी है, 2035 तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। सुदर्शन चक्र का कहने का मतलब है जैसे आयरन डोम है इसराइल का, या अभी गोल्डन डोम अमेरिका ने अनाउंस किया है, तो भारत भी एक पूरा एक कवच कर देगा, एक सिस्टम ऑफ शील्ड कर देगा, एयर डिफेंस। और इस टाइम हमने ऑप पराक्रम, ये ऑप सिंदूर में दिखाया भी है, लेकिन उसको हम और रिफाइन करेंगे, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, होम ग्रोन टेक्नोलॉजी होगी, सब कुछ करेंगे, चाहे स्पेस हो, चाहे सैटेलाइट वॉरफेयर हो, जिसमें आपको पता है कि चीन को माहिरता मिली हुई है, हमने भी एंटी सैटेलाइट टेस्ट किए हुए हैं, तो उसके खिलाफ साइबर वॉरफेयर। और मैं एक और चीज़ बोलूँगा, उन्होंने एक और, ये कवच यही नहीं है कि मिसाइल्स और न्यूक्लियर को, ये कवच है टेररिज्म के खिलाफ। आपने देखा पहलगाम में इन्होंने कैसे हिम्मत की आके घुस के, तो प्रधानमंत्री का ये भी बोलना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी इस देश में नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मेरे को लगता है ये कवच में इंटेलिजेंस का भी एक काफ़ी उसमें किया जाएगा, उसमें मतलब मैं बोलूँगा इंटीग्रेट किया जाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंस अगर अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। और जो उन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि ये जो घुसपैठी आ रहे हैं, जो डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज कर रहे हैं, तो ये सारा चीज़ एक दिखाता है कि हम वेल प्रिपेयर्ड है। और एक और चीज़ उसमें है कि डिफेंस के अलावा हमारा ये सुदर्शन चक्र आक्रामक भी होगा, यानी कि डिफेंसिव मोड है, आक्रामक भी होगा। और अगर मैं एक और पॉइंट बोल दूं, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में आज उन्होंने बहुत घोषणाएं की हैं देशवासियों के लिए, हर वर्ग के लिए, लेकिन एज अ मिलिट्री मैन मैं बोलना चाहूँगा, देशवासी क्या चाहता है कि ग्राउंड पे एक्शन होना चाहिए। अनाउंसमेंट्स तो होते रहते हैं, आज की स्पीच में एक बहुत बड़ा उन्होंने बोला, जो गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट है, उसका एक काम है वो फाइलों में नहीं होगी, ऑफिस कल्चर नहीं होगा,
लोगों के दिल में बैठेगी। तो ये जितने भी गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हैं, इनका फर्ज बनता है ऑन ग्राउंड लोगों के पास जाएं और ऑन ग्राउंड चीजों को अमल कराएं, तब ये एक्शन बिल्कुल भरपूर पूरा होगा। तो आई थिंक बहुत विस्तार से उन्होंने ये बयान जो देवेंद्र अभी हम सुन रहे थे, उसमें सिंधु जल समझौते को लेकर भी जो बात उन्होंने कही कि ये अब भारतवासियों ने समझा है कि ये सिंधु जल समझौता कितना अन्यायपूर्ण रहा है। उन्होंने पुराने अन्याय को भी याद दिलाया और ये जो धमकियां जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से आ रही है कि भारत को बांध बनाते हुए हम देखेंगे, अगर बांध बना तो हम 10 मिसाइलों से उसे फारिग कर देंगे, तो भारत का ये संदेश बड़ा स्पष्ट है, हम तय करेंगे कहां तक घुसकर मारना है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इस केस में आप दोनों चीज़ें देखें। जैसे 4 दिन पहले 11 अगस्त को फ्लोरिडा में उन्होंने बयान दिया, तो सीधे सीधे उसका नाम लेके या उस तरह के बयान देने की जवाब देने की जरूरत थी नहीं पीएम को, लेकिन पीएम ने ये बताया कि हाँ, सुरक्षा को लेकर हम क्या करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ की आर्बिट्रेशन को लेकर जो कहा जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, उसमें भी पीएम ने तो 2 टुक शब्दों में कह दिया ना कि हम उसे नहीं मानेंगे। तो इससे ज़्यादा मुखर तरीके से नहीं कहा जा सकता कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो फैसला किया गया है कि अगर होल्ड पे भी दुश्मन के खेत को भारत के पानी से नहीं सींचा जाएगा, वो नहीं होगा और खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बच सकता। तो वो बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, क्योंकि कल भी पाकिस्तान की तरफ से इस बात को लेकर बयान आया था कि आर्बिट्रेशन के मामले में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, भारत जबरदस्ती कर रहा है। तो भारत की पोजीशनिंग एकदम से क्लियर है। पहले दिन जो सीसीएस की बैठक में फैसला हुआ था, आज भी वही है। अच्छा, जो चर्चाएं थीं और लग रहा था कि प्रधानमंत्री जरूर बोलेंगे अमेरिका के ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर के ऊपर, तो प्रधानमंत्री ने आज बड़े खुलकर ये बातें कही, किसानों के हितों से, पशुपालकों के और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, किसी भी ऐसी अहितकारी नीति के आगे मोदी खड़ा है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। प्यारे देशवासियों, गरीबी क्या होती है मुझे किताबों में पढ़ना नहीं पड़ा है, मैं जानता हूं, सरकार में भी रहा हूं, और इसलिए मेरी कोशिश रही है कि सरकार फाइलों में नहीं होनी चाहिए। सरकार देश के नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनके लिए सकारात्मक रूप से सरकारें प्रोएक्टिव हो, सरकारें प्रो पीपल हो, उस दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। समाज के हर जरूरत व्यक्ति के लिए, कुछ लोगों को लगता है कि सरकार की योजनाएं पहले भी आती थी, जी नहीं, हम सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतार रहे हैं, सैचुरेशन पर बल देते हैं, और सामाजिक न्याय का अगर कोई सच्चा एजुकेशन है तो सैचुरेशन में है, जिसमें कोई हकदार छूटे नहीं, हकदार के घर तक सरकार जाए और उसे अपना हक की चीजें मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर अगर रहे तो डॉलर और पाउंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टैरिफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश डायरेक्टली कहां तक जा रहा था यह हम सब समझते हैं आनंद जी, बस उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। किसानों के हित के आगे जो भी कदम उठाए जाएंगे वो उसके लिए तत्पर हैं।
पर नाम तो लेना चाहिए। अब तो विपक्ष आज यही कहेगा कि अभी भी नाम नहीं लिया। 33 बार 35 बार ट्रंप बोल लिए, प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम क्यों नहीं लेते? सबसे बड़ी चिंता देखिए, आज प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट तरीके से, हालांकि संसद में भी उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ कहा था बगैर नाम लिए हुए, राजनय में जरूरी नहीं है कि नाम लेना ही चाहिए आपको, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से देवेंद्र जी के साथ हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जिस प्रकार से डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत पर लादने और थोपने का प्रयास अमेरिका कर रहा है, वो तो यहाँ के किसानों का बहुत बड़ा अहित करने वाला है मीनाक्षी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने आज किसान को भी बहुत साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से संकेत दिया और अमेरिका को भी दिया है। जी। जिस प्रकार से अमेरिका और टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहा है तो आप बढ़ाते जाओ, और उसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि डॉलर और पौंड और रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आत्मनिर्भरता, और आत्मनिर्भरता वैसी नहीं कि सिर्फ आप बना रहे हो, आपका सामर्थ्य होना चाहिए। बहुत नुआंस्ड भाषण है आज प्रधानमंत्री। आपने जो बताया बिल्कुल ठीक बात है। आज देखिए अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग हुई है युद्ध को लेकर, बिल्कुल, और वहां उससे पहले आज ही उनके वित्त मंत्री आप कह लीजिए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर ये बातचीत नहीं बनी या रूस अगर युद्ध रोकने के लिए राजी नहीं होता तो भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस और बढ़ सकती हैं। तो वो युद्ध कर रहे हैं वो, और धमका रहे हैं वो हमको। एक रेफरेंस लेकिन और था ये किसानों वाली बात के अलावा, प्रधानमंत्री ने जिसको आप टैरिफ से सीधा जोड़ सकते हैं, उन्होंने कहा वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी की लकीर छोटी नहीं करनी, अपनी लकीर बढ़ानी है। फिर आगे उन्होंने कहा रोने पीटने की कोई जरूरत नहीं है। ये शब्द भी उन्होंने विनोद जी इस्तेमाल किए। हाँ ठीक है, मतलब उनका कहना है कि भाई अब टैरिफ कितना अमेरिका लगाता है तो अमेरिका जाने, लेकिन हमें अपनी तैयारी करनी है। और जो अभी आनंद जी कह रहे थे कि उनका ये कहना था कि आत्मनिर्भरता के साथ साथ आपका माल ऐसा हो कि दुनिया खरीदे उसको, मतलब आप हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप जो भी प्रोडक्ट बनाएं, सेमीकंडक्टर्स का उन्होंने नाम लिया। तो मतलब आत्मनिर्भरता, एक तो अपनी जरूरत के लिए आप आत्मनिर्भर हो, दूसरा दुनिया को भी आप भेजें, विश्व दूसरे सर आह्वान भी है कि भारत में निर्मित सामान खरीदिए आप। हाँ, वो तो भारतवासियों के लिए। उन्होंने दुकानदारों से आह्वान किया कि भारत में बना सामान रखिए दुकानों। नहीं, वो तो भारतवासियों के लिए आह्वान है। मैं कह रहा हूँ भारत का बना हुआ सामान बाहर भी बिके, अन्य देश भी उसको, जैसे आज हम इंपोर्टेड गुड्स की बात करते हैं ना कि कहाँ का बना हुआ, ब्रांड क्या है, तो हमारा ब्रांड दुनिया में इस तरह चले, वो महत्वपूर्ण है। उससे भी आता तो फिर लगा लो टैरिफ कितना लगाना है। अगर हमारे ब्रांड की में ताकत होगी तो फिर लोग खुद खरीदेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन डायस्पोरा जो बाहर है वो भी अगर ये काम कर दे, भारतीय सामान इस्तेमाल करना शुरू कर दे, कितना बड़ा मतलब इंडियन डायस्पोरा है पूरी दुनिया में, अगर वही थोड़ा प्रधानमंत्री जी की अपील को मानते हुए अपने अपने देशों में भारतीय सामान, भारत का बना हुआ सामान लेने लगे तो भी भारत की ताकत बहुत बढ़ेगी और प्रभाव बढ़ेगा। देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस बना रहा है और स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में जोश और जज्बा देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किले से आज पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में जवाब भी दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ पर भी प्रहार किया। साथ ही जीएसटी से लेकर नौजवान रोजगार योजना तक कई बड़े ऐलान उन्होंने किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के जवानों को सल्यूट किया और कहा कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान को उसकी कल्पना से परे जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को आक्रोश की अभिव्यक्ति बताया। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया।
हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था, पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। तो रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नींद अब भी उड़ी हुई है। और इसी बयान का जो आगे का हिस्सा था, एयर कोमोडोर एस बहल जी, उन्होंने कहा कि अब ये न्यूक्लियर वॉर की धमकी भारत सहेगा नहीं। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब हम नहीं सहेंगे, और साथ में उन्होंने कहा ये न्यू नॉर्मल है, मतलब कि ऑपरेशन पॉज पे है, ऑपरेशन रुका नहीं है। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो तौर तरीके हैं, जैसे स्ट्रैटेजी है, समय है, और जो आप तकनीक यूज करेंगे, वो सब सेना के ऊपर है। उन्होंने सेना को खुली छूट दे रखी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये एक मैसेज उन्होंने दिया है पूरे वर्ल्ड को, यूएस को, और साथ में पाकिस्तान को भी। और उसके साथ लिंक उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी का भी कर दिया है। कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज ये मैसेज देना ट्रंप को, स्पेशली जो सौरभ जी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर ये टॉक सक्सीड ना हो जो आज होने वाली है, और उसके आसार कम लग रहे हैं क्योंकि दोनों साइड्स ने अभी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले रखी है, तो ये धमकी उन्होंने हमको दी है रशिया को बताने के लिए कि आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, क्योंकि टेरिटोरियल अगर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी रशिया करता है तो ही कोई बात बन सकेगी, और वो सूमी और खार्किव के बियॉन्ड जाके होगी, और वो खेरसों से बियॉन्ड जाके होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आखिरी चीज जो मैं इस पे कहना चाहता हूं वो ये है कि इसको सारी चीजों को हम जब इंटीग्रेट करते हैं और एक मैसेज पे आते हैं, तो हमारी जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है वो उन्होंने सुदर्शन चक्र के साथ लिंक की है। एक और जो बड़े खतरे का जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया, उन्होंने कहा षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा घुसपैठिए देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, बेटियों को, आदिवासियों को अपना शिकार बना रहे हैं, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में खतरा और ज्यादा बड़ा है। और फिर उन्होंने कहा कि कोई भी देश खुद को घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता। ये सब उस माहौल में है जब भारत अब घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजने की ओर बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं एक अभियान छिड़ा हुआ है पूरे देश के अंदर, एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात प्रधानमंत्री ने की है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से सुरक्षा से इसको आप जोड़ सकते हैं, आप इसको विकास से भी जोड़ सकते हैं। जो प्रधानमंत्री ने बात कही कि विकास भी, विरासत भी, उससे भी जोड़ सकते हैं कि देश के अंदर जो दुश्मन पल रहे हैं वो हमारे लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है। बाहर के दुश्मन के लिए तो हमारी फौज है, वो निपट लेगी, वो सक्षम है उनसे निपटने में। लेकिन देश के, उन्होंने एसआईआर का नाम नहीं लिया, लेकिन बेसिकली टारगेट जो है एसआईआर का वो ये घुसपैठिए हैं। और घुसपैठिए जो डेमोग्राफी बिगाड़ रहे हैं उसके कारण सब कुछ बिगड़ रहा है। आपका आर्थिक विकास का जो की संरचना है वो बिगड़ रही है,
आपकी विरासत की जो आप बात करते हैं वो बिगड़ रहा है, उसके अलावा देश के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं। जो अंदर से जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह के कामों में वो लगे हुए हैं, उन सब को देखते हुए डेमोग्राफी चेंज का क्या असर होता है, ये सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ उसका क्या असर हुआ, और देश के कई राज्य और कई राज्यों में कुछ खास इलाके इस समय इस खतरे का सामना कर रहे हैं। तो अगर डेमोग्राफी आप और दुनिया भर में देखिए, आप केवल भारत की बात नहीं है, आप अमेरिका की बात कर लीजिए, आप इंग्लैंड की बात कर लीजिए, आप फ्रांस की बात कर लीजिए, जर्मनी की बात कर लीजिए, हर देश इस समय डेमोग्राफी को लेकर बहुत चिंतित है। खासतौर से ये इलीगल माइग्रेंट्स जो है वो जो समस्या बन रहे हैं। सर, घुसपैठ से निपटने के लिए तो फिर भी कुछ किया जा सकता है, किया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल डेमोग्राफी चेंज से लड़ने के लिए क्या किया जा सकता है, या ये जो डेमोग्राफी मिशन है ये इसमें क्या सहयोग देगा? नहीं, पहला कदम तो यही होगा कि इसको बढ़ने नहीं दिया जाए। दूसरा कदम इसको रोकने का होगा कि जो कई आप लगातार पिछले कई महीनों से खबरें जो आ रही हैं, जिस तरह से कन्वर्जन हो रहा है जितने बड़े पैमाने पर, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के जरिए हो रहा हो चाहे इस्लाम के जरिए, तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये भी तो डेमोग्राफी चेंज करने का ही एक तरीका है। इसको रोकने के लिए जिस राज्य सरकारें सक्रिय हैं, लेकिन जब तक राष्ट्रीय स्तर पर, ये आपको याद होगा कि संविधान सभा में इस पर बड़ी चर्चा हुई थी और कुछ लोगों का ये प्रस्ताव था कि धर्म परिवर्तन को मौलिक जो अधिकार हैं उसमें शामिल कर देना चाहिए। उसका बहुत विरोध किया, सबसे ज़्यादा विरोध जो है डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल ने किया, और कहा गया कि नहीं, सरदार पटेल ने कहा कि धर्म परिवर्तन आज के कानून में भी गैर कानूनी है, आगे भी रहेगा। तो धर्म परिवर्तन को मौलिक अधिकारों की सूची में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है, चाहे वो झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, और खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी को लोग अपना रहे हैं। अब वो जिस तरीके के लोभ में होता है, वो कभी अनाज के लिए होता है, कभी शादी ब्याह के लिए होता है, कभी स्वास्थ्य सेवाओं का लोभ दिया जाता है कि आपकी दवाई हम फ्री कर देंगे। ये सारी बड़ी प्रैक्टिकल इश्यूज है, और इसलिए गरीबों को लगता है, हाँ शिक्षा है, गरीबों को ये लगता है कि धर्म परिवर्तन करा लेना या क्रिश्चियनिटी में चले जाना ये शायद उनके लिए ज्यादा बेहतर है। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि धोखे से हो रहा है। उनसे कहा जाता है कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए लेकिन बोलिए नहीं। तो आप अगर दलित हैं, अगर आदिवासी हैं, तो आरक्षण का भी लाभ लेते रहिए और धर्म परिवर्तन भी कर लीजिए। नाम वही रहेगा, ये नाम वही रहे, नाम मत बदलिए। पंजाब नॉर्थ ईस्ट की बात आपने की, नॉर्थ ईस्ट तो लंबे समय से चल रहा है, सबसे ज्यादा इस समय जो है पंजाब में हो रहा है। तो और ये स्थिति बनी रही 5-7 साल तक, तो सिख जो है पंजाब में माइनॉरिटी में हो जाएंगे। तो ये खतरा बहुत बड़ा है देश के लिए, और इससे निपटने के लिए जो है आपको सख्त एक कानून धर्म परिवर्तन के खिलाफ बनाना ही पड़ेगा। इसकी आप सोचिए, जरूरत 1954-56 में शुरू हो गई थी, सबसे पहले मध्य प्रदेश में कानून बना था। तब से लेकर अब तक जो है राज्य कानून बनाए वो एक अलग बात होती है, राष्ट्रीय स्तर पर कानून बने और लागू हो उसका प्रभाव अलग होता है। ये आज प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण में डेमोग्राफी चेंज पर चिंता जताई है। कल आरएसएस का एक स्टेटमेंट था विनोद जी, उन्होंने कहा था जिस तरीके से भारतीय मूल वाले जो धर्म हैं, इंडिक रिलीजन्स जिनको हम कह देते हैं, उनकी जनसंख्या अगर कम हो रही है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। और उसमें उन्होंने जोड़ा ये इसलिए क्योंकि भारत का विभाजन पॉपुलेशन के आधार पर हुआ था। नहीं, वो देखिए धर्म के आधार, धर्म के आधार तो इंडिक रिलीजन है, जिसमें बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख है और हमारा हिंदू धर्म है, ये तो भारत से में ही पैदा हुए, मतलब निकले हुए धर्म हैं, इसलिए इनको लेकर उतना अंतर विरोध नहीं होता है। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को लेकर ज़्यादा समस्या है, और धर्म परिवर्तन दो तरह का जो है, एक तो प्रलोभन से और दूसरा जबरन, प्रेशर में किसी भी तरह के, चाहे वो लालच दे करके हो, पैसा दे करके हो, सुविधाएं दे करके हो, या जबरदस्ती डरा करके हो, वो कानून अपराध है और होना चाहिए, और राज्य स्तर पर भी है और केंद्रीय स्तर पर भी होना चाहिए। लेकिन स्वेच्छा से अगर कोई धर्म बदलता, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो स्वेच्छा से बदल लिया था, वो हिंदू से बौद्ध हो गए थे, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल, जैसे उदाहरण के लिए मोहम्मद अली, कैशियस क्ले मोहम्मद अली के लिए बन गया स्वेच्छा से अमेरिका में,
ये बहुत सारे, तो स्वेच्छा वाले धन परिवर्तन को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन जो जबरन धन परिवर्तन हो, लालच से हो, प्रलोभन से हो और किसी तरह का डर दिखा करके, भय दिखा करके, वो निश्चित रूप से कानूनी अपराध है और उसको रोका जाना चाहिए। लेकिन जब इस पर काम होता है देवेंद्र, तब फिर ये हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अलग अलग विरोधी दलों की हम बात कर लें, फिर वो ये कहते हैं कि दरअसल ये सब कुछ वोट बैंक की राजनीति के लिए हो रहा है। तुरंत ही शुरू हो जाता है। जैसा कि पंजाब का ही जिक्र हुआ, पंजाब में अगर ग्राउंड पे आप बात करें तो आपको लोग बताएंगे कि कैसे गुरुद्वारों का राज्य आजकल वहाँ पे ईसाई मिशनरी या उस तरह के चर्चेज कितने ज़्यादा दिख रहे हैं, खासतौर पर वहाँ जो ग्रामीण इलाके हैं, गाँव में एकदम घर कर गए हैं। लेकिन उस पर आप बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते। दूसरे राज्य में पश्चिम बंगाल को लेकर अगर कोई हवाला दिया जाता है, सिर्फ वहाँ पे पॉलिटिक्स सीधे आ जाती है, जबकि ये एक समस्या है। जैसा कि सौरभ ने कहा कि कश्मीर ही उसका ज्वलंत उदाहरण है कि जो कश्मीर कभी शैव की धरती के लिए जाना जाता था, उस कश्मीर में क्या हो गया। तो ये एक समस्या तो है ही, और प्रधानमंत्री जब इस बात को कह रहे हैं तो समझा जा सकता है कि सरकार के लेवल पर, केंद्र सरकार के लेवल पर संजीदगी इस मसले को लेकर बहुत ज़्यादा है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, जो आपका मूल प्रश्न था कि डेमोग्राफिक मिशन क्या करेगा, ये डेमोग्राफी चेंज जो है ये कल्चरल इन्वेजन है सौरभ जी। ये आपके कल्चर को, जैसे प्रधानमंत्री को ध्यान दीजिए, उन्होंने फिर से पंच प्रण की याद दिलाई, जिसमें विरासत पर गर्व एक प्रण है उनका। तो जिस पंच प्रण के तहत काम चल रहा है उसमें जो ये मिशन आएगा अगर, तो जो कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, बहुत छोटा सा उदाहरण लीजिए, हरियाणा के एक गाँव में चले जाइए, वहाँ आपको छोले भटूरे बनाने से ज़्यादा डोसा और इडली बनाने के मसाले बिक रहे हैं, और हम लोगों ने उसको प्रकाशित भी किया है। तो ये जो कल्चरल इन्वेजन है उसको रोकने का प्रयास होना चाहिए, और डेमोग्राफी चेंज का सबसे बड़ा खतरा है कि जो भारतीय संस्कृति है उस पर हमला है। और इसीलिए कल जो आप आरएसएस के बयान की याद दिला रहे हैं, इंडिक धर्म कहते लोग, मैं उसको मत कहता हूं, मतांतर करते हैं वो लोग। धर्म तो बहुत बड़ी चीज है। आज मोहन भागवत जी ने कटक में ध्वजारोहण के बाद यही बात कही है कि हमारे जो तिरंगे का धर्म चक्र है, उस धर्म चक्र के आधार पर हमें धर्म की बात करनी चाहिए, और वो मानव कल्याण का धर्म चक्र है। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री आज लाल किले से इस तरह की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज होने की बात कर रहे हैं, दो संदर्भ है उसका। एक, बहुत सटल तरीके से परोक्ष रूप से वो बिहार में एसआईआर को भी एक संदेश दे रहे हैं कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, और दूसरा कि जो कल्चरल इन्वेजन हो रहा है। पंजाब की बहुत बात हुई, पंजाब में ईसाई से ज्यादा खतरा इस्लाम से है। पंजाब के गाँव में इस वक्त मस्जिद बहुत बड़ी संख्या में बन रहे हैं, और ये सही कह रहे थे प्रदीप जी कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि सिख मत वहां अल्पसंख्यक हो जाए, जिस प्रकार से बढ़ रहा है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लो ना, हमने कितना छांगुर पर डिस्कस किया। छांगुर का जो राज्य है, साम्राज्य है, वो कल्चरल चेंज हो जाती है सोसाइटी में, वो बड़ा खतरा है। जिस फ्रांस की बात कर रहे हैं, फ्रांस क्यों चिंता में है? क्योंकि उनका कल्चर बदल रहा है। अब प्रधानमंत्री जब इस बात को कहते हैं, वो भी लाल किले से जब कहते हैं, तो पूरे देश के केंद्र में जो है चर्चा में बात आती है। सर, मैं 1 मिनट में आता हूं आपके पास। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से 103 मिनट का सबसे लंबा संबोधन किया। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का हमारे एडिटर इन चीफ रजत जी ने कैसे एनालिसिस किया है, ये भी आप देखिए, एक पोस्ट रजत जी ने किया है। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का सकारात्मक संबोधन, स्वतंत्रता से समृद्धि, संविधान के प्रति समर्पण, सुरक्षा का सुदर्शन चक्र, सिंदूर का सम्मान, आत्मनिर्भरता का संकल्प, संस्कार और विरासत पर गर्व, स्वाधीनता दिवस का संदेश, सही समय पर, सधे अंदाज में सीधा संवाद, अभिनंदन। एक सकारात्मक संबोधन था, आत्मनिर्भरता पर फोकस था, और देश को एक संकल्प भी दिलाया उन्होंने। आत्मनिर्भरता की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर से जब उन्होंने जिक्र शुरू किया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को पता ही नहीं लगा कि कैसे कैसे हथियारों से उसके ऊपर प्रहार हुआ और भारत ने हथियार कैसे निर्मित किए थे। फिर उसके बाद उन्होंने कई बातें कही, हमें ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे इंडिपेंडेंट होना है, आत्मनिर्भर होना है। सेमीकंडक्टर मिशन भारत ने लॉन्च किया है, तो उसकी भी एक कहानी उन्होंने छोटी सी सुनाई कि 50-60 साल पहले हमने इस दिशा में कदम बढ़ाने के बारे में सोचा था, लेकिन उस विचार की भ्रूण हत्या भारत में ही होगी। अगर उस वक्त हम चल पड़े होते तो आज देश के अग्रणी देशों की पंक्ति में हम होते। ये जिक्र था। एआई की आप लोग बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भारत का अपना एआई प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, ये भी हमारा एक संकल्प होना चाहिए।
एक और बात, जो वो सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऊर्जा की जो बात आपने कही, नेशनल डीप वाटर रिस्टोरेशन के मिशन के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और इतना ही नहीं, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन्हें भी खोजने का काम भारत में तेजी से हो रहा है। 1200 जगह ऐसी है जहां पर क्रिटिकल मिनरल मिशन यानी कि मिनरल्स की खोज का अभियान भारत में चलाया जा रहा है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि 21वीं सदी जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सदी है, जहां पर अपनी ऊर्जा, अपना तेल, आत्मनिर्भरता, वोकल फॉर लोकल, इन तमाम चीजों की आवश्यकता है निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए, जिसमें दुनिया के प्रति हमारी डिपेंडेंसी कम होती चली जाए और दुनिया की डिपेंडेंसी भारत पर बढ़ती चली जाए। ये एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण में रिफ्लेक्ट हुआ। देवेंद्र, ये तो हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा चीज हमें बोल्ड लगा। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री किन किन अपने चीजों को बोल्ड मान रहे हैं। वो अगर मैं आपको बताऊं उनका स्पीच देख के, तो 8 चीजों को मान रहे हैं कि उनके आज के संबोधन में बहुत ज्यादा बोल रहा है। पहली बात यह है कि सेमीकंडक्टर को लेके जो जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि लॉस्ट डिकेड से अब मिशन मोड पे आ रहा है। दूसरी चीज कि न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी जो है 2047 तक 10 गुनी बढ़ा देनी है। इस फैसले को बहुत बड़ा माना जा रहा है। तीसरी चीज उन्होंने कहा, जो जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर कहा कि ये दीपावली गिफ्ट है। चौथी चीज उन्होंने कहा वो ये कहा कि 10 ट्रिलियन डॉलर की भारत की इकॉनमी हो, इसके लिए जो हमने टास्क फोर्स बनाया उसे बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप, बोल्ड अनाउंसमेंट माना जा रहा है। पांचवी चीज के बारे में उसमें यह कहा गया है कि 1 लाख करोड़ का पीएम विकसित भारत रोजगार योजना जो है, इसे बहुत बोल्ड माना जा रहा है उन लोगों की नजर में। छठी चीज जो है हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, ये जो बनाया गया है, इसे बहुत बड़ा बोल्ड अनाउंसमेंट पीएम की नजर में। सातवीं चीज एनर्जी इंडिपेंडेंस, समुद्र मंथन जो डीप वाटर सी को लेकर हम लोग जो कर रहे हैं उसकी चीज। और 8वीं चीज कि मेड इन इंडिया जेट इंजन, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे हम इसको एक मिशन के तौर पे ले रहे हैं। 2026-27 से सौरभ उसका प्रोटोटाइप भी आना शुरू हो जाएगा और प्रोटोटाइप दिखना शुरू हो जाएगा एडवांस वर्जन का। तो ये वो 8 चीजें हैं जिसमें प्रधानमंत्री खुद भी ये मानते हैं कि आज के पूरे संबोधन का जो बिग अनाउंसमेंट किया गया है, ये 8 चीज। एक बार फिर से रजत जी के इस विश्लेषण पर हम आते हैं। आप देखिए, लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये भाषण रहा, रजत जी की नजरों में ये बिल्कुल सकारात्मक संबोधन था। और जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, असल स्वतंत्रता वो है जो आपको समृद्धि की तरफ लेकर चलती है। तो स्वतंत्रता से समृद्धि और संविधान के प्रति समर्पण के साथ, जहां पर एक व्यक्ति के निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना भी आपके साथ साथ चले, ये इसमें परिलक्षित होता है। सुरक्षा का सुदर्शन चक्र, लगातार हम सबसे ज्यादा जो चर्चा कर रहे हैं सुदर्शन चक्र की कर रहे हैं, जहां पर हम गोल्डन डोम से इसे कंपेयर कर रहे हैं। हम अपनी साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हमारी केवल बॉर्डर्स की सुरक्षा की नहीं बल्कि हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं। और सिंदूर का सम्मान, भारत की नारी का सम्मान, भारत की महिला शक्ति का सम्मान, भारत के शूरवीरों का सम्मान, वो भी सिंदूर के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से मैं प्रदीप जी आपके पास आ रही हूं। लाल किले से जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान रहा, मैं पहले विषय पर आती हूं, स्वतंत्रता से समृद्धि। बिल्कुल, जब स्वतंत्रता से समृद्धि की बात करते हैं और विरासत और विकास की बात करते हैं, इन दोनों को अगर आप मिलाइए तो एक चीज़ जो उन्होंने कुछ समय पहले शुरू की थी, कहना शुरू किया था, और आरएसएस का शुरू से ये मानना था, एंटी कॉलोनियलिज्म, जो उपनिवेशवाद है उससे मुक्ति। और जब ये अयोध्या का आंदोलन शुरू हुआ तो के.आर. मलकानी ने एक लेख लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में। उन्होंने कहा जो लोग ये समझते हैं कि ये मंदिर बनाने के लिए आंदोलन हो रहा है, उनको गलतफहमी है। ये उपनिवेशवाद से मुक्ति का आंदोलन है। हम अपनी खोई हुई विरासत को हासिल करना चाहते हैं। और जो प्रधानमंत्री ने भी अपने कई भाषणों में कहा कि जो हमारा है हम उसको लेकर रहेंगे। तो ये जो लक्ष्य है, ये जो सोच है, वो आज उनके भाषण में और ज्यादा जो है स्पष्ट रूप से, मुखर रूप से सामने आई है कि समृद्धि जो है, जब अपने पर गर्व करना शुरू करेंगे हम, तब विरासत पर गर्व करेंगे। हमको सिखाया क्या गया? 1000 साल की गुलामी में यह सिखाया गया कि जो कुछ भारतीय है वो घटिया है। हमारी संस्कृति घटिया है, हमारा धर्म घटिया है, हमारा धर्म जो है एंटी साइंटिफिक टेम्परामेंट है। और इस तरह की चीजें सिखाई गई कि हमको लगने लगा कि जो हमारे विरोध में है वही सब अच्छा है और हमारा जो अपना है वो खराब है। उस मानसिकता को बदलने की जरूरत है।
तो विरासत की बात जब आप करेंगे, विरासत को अपनी हासिल करने की बात करेंगे, तब आप इस दुष्चक्र से जो है बाहर निकल पाएंगे। तो लगातार वो इस बात पर जोर दे रहे हैं। भाषा को और जोड़ सकती हूँ सर कि वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हमें अपनी हर भाषा पर गर्व होना चाहिए। एक माइंडसेट बन गया था कि जो अंग्रेजी में बात कर रहा है, जो इंग्लिश बोलना जानता है, वही सबसे ज्यादा शिक्षित कहा जाता है। लेकिन वो जो भाषा की मानसिकता है, एक रूढ़िवादिता थी, उससे बीते 11-12 मानसिकता सालों में वही बात पाई है कि हमको ये सिखाया गया कि अगर आप हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, बांग्ला बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, तो आप पिछड़े हुए हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं, आप इंटेलेक्चुअल नहीं हैं। आप अंग्रेजी बोलते हैं तो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, चाहे आपको कुछ ना आता हो। तो ये जो माहौल बना दिया गया कि अंग्रेजी दांत जो है वही सबसे ज्यादा विद्वान है, उसकी विद्वता का कोई मुकाबला नहीं है, और जो भारतीय भाषाओं में बोलता है वो कमतर है। इसको बदलने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के भाषण में आत्मनिर्भरता पर बहुत ज्यादा जोर था, और हमारे दो, विनोद जी, हमारे सबसे बड़े खर्चे अगर हम कहें, प्रधानमंत्री ने कहा कि इतना पैसा हम लोग इन दो चीजों में मद में हम लोग खर्च करते हैं, ऊर्जा और फर्टिलाइजर। अगर इनमें हम आत्मनिर्भर हो जाएं तो कल्पना कीजिए कि आप कितना बड़ा रिसोर्स जन कल्याण के लिए खर्च कर। जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में तो उन्होंने क्लीन ऊर्जा की जो बात की, और देखिए सौर ऊर्जा के लिए हमारी जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है उसके दिशा में काफ़ी काम हुआ है पिछले कुछ वर्षों में लगातार। और हमारी जो इधर आप देखिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र में देखिए कि जो ग्रीन व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनमें उनकी संख्या कितनी तेज़ बढ़ी है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी निर्भरता जो है तेल पर जो बाहर से आता है उसमें कम होगी, वो कम होती जाएगी, तो आपका पैसा भी बचेगा और आप की निर्भरता भी मतलब जो खत्म होगी। तो मुझे लगता है ऊर्जा का क्षेत्र, और न्यूक्लियर एनर्जी की बात उन्होंने की है, ऊर्जा का क्षेत्र और ये जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर में तो देखिए हम लोग पहले से ही आत्मनिर्भर थे। किसान जो खाद खुद बनाता था और खुद अपने खेतों में डालता था, अपने जानवरों से, पशुओं से वो खाद बनाता था, जिसको ऑर्गेनिक खाद करके थे, और डालता था, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती थी ज़्यादा लेने की। वो तो धीरे धीरे जैसे ये सो कॉल्ड आधुनिक कृषि जो आई ना, जिसने उस खाद को रिप्लेस करके और ये फर्टिलाइजर जो है वो शुरू किया, रासायनिक खाद, हाँ रासायनिक खाद का जो असर पड़ा, उससे क्या हुआ कि आपको फसल की उपज तो बढ़ गई लेकिन उसकी गुणवत्ता खत्म हो गई। आज लोग ऑर्गेनिक खेती तरफ क्यों जाते हैं? ऑर्गेनिक जो उत्पाद है वो आपको ज़्यादा महंगे इसीलिए मिलते हैं क्योंकि उनकी गुणवत्ता ज़्यादा है। और दुनिया भर की जो बीमारियां आ रही हैं, तो सारे रिसर्च आ गए वैज्ञानिक कि बहुत सारी बीमारियां हुई वो जो रासायनिक खाद और कीटनाशक और ये सब जो हमने इस्तेमाल किया, और ज़्यादा यील्ड लेने के चक्कर में जो हमने हाइब्रिड जो बीज वगैरह इस्तेमाल किए, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो रही। तो प्रधानमंत्री का फोकस ये है कि एक तो पहले हम अपनी विरासत जो है, जो कृषि क्षेत्र में या ऊर्जा क्षेत्र में हमारी है, उसकी तरफ बढ़ें, और साथ साथ ऐसा ना हो कि हम कूप बंदूक न बने। जो आधुनिक रिसर्च है, जो आधुनिक तकनीक है, उसका भी इस्तेमाल करें, और जो कुछ भी हो वो भारत में ही हो। फर्टिलाइजर क्षेत्र में देखिए हमारी जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं वो तो कई बाहर के देशों को भी देती है। ओमान वगैरह में तो इफ्को ने अपनी फैक्ट्री लगाई है, क्रिप्को, इफ्को, सारी फैक्ट्रियां जो है, अगर इनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, और जितना अभी क्या होता है बहुत बड़ा बजट का हिस्सा जो है फर्टिलाइजर खरीदने में जाता है, यूरिया खरीदने में भारत का। पिछले दिनों मुझे याद है हमारे एक जानकार थे जो केमिकल फर्टिलाइजर सेक्रेटरी थे यूपीए सरकार के में, उन्होंने 70,000 करोड़ रुपए बचाए थे यूरिया के इंटरनेशनल मार्केट से, और वो उसको भारत में जो है आत्मनिर्भरता की। तो प्रधानमंत्री जी उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऊर्जा क्षेत्र और ये आपका जो है क्या कहते हैं, ऊर्जा और ये फर्टिलाइजर खाद। अगर इन दोनों में हम आत्मनिर्भर हो गए तो आप सोचिए आपकी खाद्य सुरक्षा भी बढ़ेगी, आपकी आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि फिर दुनिया के देशों को आप ज्यादा बेहतर तरीके से थोड़ा समझना चाहिए। जो डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशन की बात देवेंद्र उन्होंने की है, मुझे याद है हरदीप पुरी जी का भी पीछे एक स्टेटमेंट आया था, हम दुनिया भर के विशेषज्ञों को इनवाइट कर रहे हैं, टेंडरिंग कर रहे हैं कि आप एक्सप्लोरेशन में आइए भारत में। ये अलग बात है कि ट्रंप को पाकिस्तान में भी तेल निकालना है, लेकिन ये काम हमारा उससे पहले शुरू हो गया था। पाकिस्तान का तेल निकालना है। ट्रंप साहब तो कह रहे हैं कि भारत को भी पाकिस्तान बेचेगा तेल। वो तो
डीप सी वाटर को लेकर तो लगातार रिसर्च को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस कुछ सालों से दिख ही रहा था, और अब उसको एकदम से मिशन मोड पे लिया गया है, क्योंकि उसमें न सिर्फ आपको एनर्जी के हिसाब से बल्कि बहुत सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं वहाँ पे नज़र आ रही है कि संभव है कि वहाँ पे वो चीज़ें हो। इस लिहाज से पीएम मोदी ने जो थ्रस्ट डाला उस पर समझा जा सकता है कि मिशन मोड पे जब लिया जा रहा हो तो कितना ज़्यादा दबाव, कितना ज़्यादा जोर है उस सेक्टर को एक्सप्लोर करने के लिए। अब बहुत सारे नए नए वेन्यू खुले भी बहुत है भाई सी में, उसके एक्सप्लोरेशन की बात भी है। केजी बेसिन को लेकर के तो बहुत एक्सप्लोरेशन हुआ है। अब एक उन्होंने जेट इंजन की बात की कि जेट इंजन भारत में बनना चाहिए। हम कावेरी इंजन के बारे में खूब सुनते हैं। जी, कावेरी इंजन से आगे एक्चुअली अब बात चल रही है। क्योंकि कावेरी इंजन निकला था, हमने टेस्ट भी किया, रशिया में जाके भी टेस्ट किया, वो अंडर पावर निकल रहा है और वो थ्रस्ट नहीं दे रहा। हमको मिनिमम 90 किलो न्यूटन्स की थ्रस्ट चाहिए अगर हम एमका पे जाते हैं, और वैसे 2 इंजन चाहिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि हम कैसे, पहले हमने चूज किया G414 जिसमें बातचीत चल रही थी कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। अब रोल्स रॉयस के साथ बात चल रही है, साफरान के साथ बात चल रही है, जो दोनों को डेवलप करने को तैयार है न्यू जनरेशन इंजन जिनकी थ्रस्ट 110 से 120 किलो न्यूटन होगी। और आखिरी चीज जो इस पे बोलना चाहता हूं, इस वाले जेट वाले पे, कि अब जापान ने भी ऑफर कर दिया है एक बहुत अच्छा इंजन, लेकिन ये सारे के सारे इंजन्स जो है भारत में ही बनेंगे। हम इनको चूज करेंगे और बहुत जल्दी वो डिसीजन लिया जाएगा, पर बनेगा भारत में। एक चीज मैं बोलना चाहता था, जो पंजाब की हम बात कर रहे थे और वो बड़े दिल से पास में है, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जो सिखों की परसेंटेज है वो कम होती जा रही है पंजाब के अंदर। पर मैं आपका ध्यान दूंगा जो प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी बोला था गुरु तेग बहादुर जी के बारे में कि 350th ईयर है उनका, तो उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मार्टिडम सेलिब्रेट होता है गुरु तेग बहादुर का नवंबर के अंदर, जिसको हम मार्टिडम डे भी बोलते हैं। उनका मेन रीजन क्या था इस मार्टिडम का? जब उनको चॉइस दी गई थी, वो कश्मीरी पंडित्स को हेल्प करना चाहते थे, रोपर पे उनका अरेस्ट हुआ था, तो उस समय पे उनको ये चॉइस दी गई थी या तो इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लें या फिर आपको मार दिया जाएगा। उनके जितने जो चेले थे उनको तो मार दिया उन्होंने, किसी को जलते हुए तेल के अंदर डाल दिया उस तरीके से, लेकिन इनका जो उन्होंने एग्जीक्यूशन किया था गुरुद्वारा सीसगंज पे चांदनी चौक के अंदर, वो सभी को मालूम है। उन्होंने अपनी आहुति दी थी ताकि हम अपने धर्म, हमारे कल्चर जो भारत का हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ है, उसको प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन एक आखिरी चीज, मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं, जो इनका गुरु तेग बहादुर का एक सेइंग है जो कि हमारे अरदास के अंदर आती है, गुरु तेग बहादुर सिमरिए घर नौनिद आवे थाई सब थाई होए सहाय। मतलब हर जगह आपके, आप गुरु तेग बहादुर का नाम लेते हैं तो आपके घर के अंदर समृद्धि भी आएगी, शांति भी आएगी, और हर जगह उनका हाथ आपके कारोबार और सब जगह रहेगा। लास्ट चीज अगर आप मुझे 30 सेकेंड्स दे, और तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बोलना चाहता हूँ, जो आपने बड़ी अच्छी बात करी थी। चाइना ने शुरू किया था इंटेलिजेंटाइजेशन ऑफ वॉरफेयर। उन्होंने कहा था 2030 तक वो ग्लोबल पावर बन जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। इसमें उन्होंने डीप सीक को लॉन्च किया था दिसंबर में, और उसका V2 वर्जन लॉन्च किया था जनवरी के अंदर, जिस दिन ट्रंप ने टेक ओवर किया था। ये उसको मैसेज था। उसी दिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर से गिरी थी उनकी मार्केट अमेरिका की। अब भारत भी उस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहा है। हम भी अपना डीप सीक नहीं कहूंगा, ओपन एआई का चैट जीपीटी नहीं कहूंगा, हम अपना आर्टिफिशियल सिस्टम लेके आएंगे, अपने प्लेटफॉर्म्स लेके आएंगे, जो कि ना केवल बैंक्स, फाइनेंशियल सिस्टम, एयर ट्रैफिक सर्विसेज, रोड ट्रैफिक सर्विसेज, रोड मैनेजमेंट, रेलवे मैनेजमेंट, वो हर चीज में, इवन हमारे कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर और प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। हम चूंकि आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे, अनंत जी, अभी हाल ही में जो कैबिनेट बैठक रही उसमें भी 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स को, प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। ये आत्मनिर्भरता की तरफ ही तो बढ़ाया गया एक और कदम है। ये अगेन एक बड़ा पुश है भारत के लिए, मेक इन इंडिया के लिए। आत्मनिर्भरता पर प्रधानमंत्री का जो बयान है उसमें बड़ी दिलचस्प उन्होंने 3-4 शब्दों का उपयोग किया है। अटक गए, भटक गए और लटक गए। ये उन्होंने कहा कि 50-60 साल पहले इसको हमने कंसीव तो किया था भारत ने, पर अटके, लटके और भटके, फाइलें दबी रह गई। हाँ, तो अटके, लटके और भटके में राजनीतिक संदेश है। और मुझे लगता है कि पूरे भाषण में जब वो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो एक पैरेलल लाइन वो साथ साथ बताते चलते हैं कि क्या क्या गड़बड़ियां पिछले 70 साल में हुई। लेकिन जिस आप सेमीकंडक्टर की बात कर रही हैं, सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त वर्ल्ड वाइड है और लोग पहले उसी को रोकते हैं।
तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो, और टेक्नोलॉजी में इस बार भाषण पर बहुत जोर है मीनाक्षी, अगर आप ध्यान से सुने उसको, तो लगातार कहते हैं युवाओं को वही देश समृद्ध हुआ है जो तकनीकी रूप से समृद्ध रहा, वही देश आगे बढ़ा है, वही देश युद्ध जीता है जिसके पास तकनीक रही है। सही बात है। अब गोले बारूद से युद्ध वाला जमाना तो चला गया। अब एक दिन अचानक मान लीजिए कहीं सर बहुत सारे वेब सीरीज या फिल्में ऐसी बन रही हैं जिसमें यह दिखाया जाता है कि कैसे आपके फाइनेंशियल सेक्टर पे कब्जा कर लिया। अब आप जाओ और आपको पता चला कि आप बैंक में कुछ कर ही नहीं सकते, आप यूपीआई लेके खड़े हो, तो वो साइबर हैकिंग की भी जो बात उन्होंने की, साइबर सिक्योरिटी की भी हमें जरूरत है। तो सिक्योरिटी, ये सारे देश को परेशान करने और उसको नीचे धकेलने का प्रयास। और पता है आपको, एम्स पर 36 अटैक हुए हैं साइबर, 36 उनकी वेबसाइट पे, सबको नाकाम किया गया। और इसी तरह से पीएमओ की वेबसाइट पर अटैक लगातार होते रहते हैं, जिसको नाकाम किया जाता है उसके लिए एक स्पेशल सेल होता है जो लगातार उसको सुरक्षा देता है। तो इन सारी चीज़ों पर जब आत्मनिर्भरता आएगी, और आत्मनिर्भरता की एक और बात बताऊं, बड़ी रोचक तथ्य, छोटी सी बात है, प्रधानमंत्री का जो आज ये प्रसारण हुआ है इसमें चाइनीज कैमरा इस्तेमाल नहीं हुआ। पिछले वर्ष तक चाइनीज कैमरा उपयोग में लाया जाता था, इस वर्ष मेड इन इंडिया कैमरा वहां लगाया गया है। तो छोटी छोटी चीजों से ही आत्मनिर्भरता आएगी। आत्मनिर्भरता का ये मतलब नहीं है कि हम स्वतंत्र हो गए, उन्होंने सामर्थ्य की भी बात की। आप आत्मनिर्भर होने का नारा लगाते रहो। अभी जो मैं चर्चा कर रहा था, कटक में मोहन भागवत जी ने कहा है कि जब तक स्व का तंत्र नहीं होगा, अपना तंत्र नहीं होगा, तब तक स्वतंत्रता। और अपना तंत्र के लिए जो झंडे में चक्र है, धर्म चक्र, उसके साथ ही हमको चलना पड़ेगा। तो आत्मनिर्भरता की बात और ये सारी बातों को जोड़ेंगे। और एक छोटी सी बात में, भाषा की बात हो रही थी, तो चूंकि भाषा से मेरा थोड़ा वो है, तो मैं कह दूं कि प्रदीप जी ने भी कहा, आपने भी भाषा की बात की। भाषा के बारे में गुरु गोलवलकर ने बहुत पहले कह दिया था कि जितनी भी भाषाएं हैं हमारे भारत में बोली जाती हैं, ये सब राष्ट्रभाषा है। बावजूद इसके, आरएसएस के इस लाइन के होने के बावजूद, भाषा के नाम पर इस देश ने इतनी राजनीति देखी, इस देश ने राज्यों का बंटवारा देखा, इस देश ने लोगों की मृत्यु देखी भाषा के नाम पर, और अब भी मारपीट लगातार भाषा के नाम पर देखा जा रहा है। ऐसे समय में अगर सारी भाषाओं को राष्ट्रभाषा मानते हुए और उनको समृद्ध और सशक्त करने की बात लाल किले से, प्राचीर से हो रही है, तो मैं फिर इसको भारतीय संस्कृति को मजबूत करने के पंचप्रण से जोड़ता हूं। आपने दो नाम लिए, गुरु गोलवलकर का नाम लिया, फिर आपने अभी मोहन भागवत के स्वतंत्र का उल्लेख किया। आज आरएसएस की भी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है लाल किले के प्राचीर से। आरएसएस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए कैसे स्वयं सेवकों को उन्होंने नमन किया, वो हिस्सा भी सुनिए भाषण का। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। आरएसएस के 100 वर्ष इस साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने, आपने सुना कैसे प्रशंसा की आरएसएस की,
दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ उन्होंने आरएसएस को बताया। और अनंत जी की एक क्वेरी है वो दूर कर दीजिएगा प्रदीप जी। और दूसरा इस कांग्रेस के नेताओं को मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लीडर्स को, उन्होंने और किसी चीज पर रिएक्ट किया हो ना किया हो, इस क्लिप पर जरूर, संघ पर जो प्रधानमंत्री ने कहा उस पर जरूर बोले हैं। किसने की नाथूराम गोडसे की हत्या, संघ पर किस संस्था पर बैन लगाया था वल्लभ भाई पटेल ने, ऐसे सवाल नहीं, ये कांग्रेस वाले ये सवाल पूछते हैं कि किसने बैन लगाया था संघ पे, ये नहीं बताते किसने हटाया था बैन संघ से। संघ पर प्रतिबंध भी सरदार पटेल के गृह मंत्री रहते हुए लगा, प्रतिबंध हटा भी उन्हीं के रहते। तो इसलिए जो है अब वो ऐसा विषय है जिसमें आप जाएंगे तो हाँ बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आज का जो भाषण है, दो चीज़ों पर मैं ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहूँगा। एक, ये विजन और उसके अलावा स्टेट्समैनशिप, इन दोनों का सम्मिश्रण है। दूसरी बात, आप पिछले कुछ समय से देखेंगे तो प्रधानमंत्री का 3 चीज़ों पर जो किसी भी राष्ट्र के विकास का मैं मानता हूँ कि बहुत मौलिक अंग है, वो स्वबोध, इतिहास बोध और शत्रुबोध। अभी तक स्वबोध और इतिहास बोध की बात आती थी, ये घुसपैठियों का मामला जो उठाया उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज का, उससे शत्रुबोध का जो मामला है, जो मुद्दा है, उसको उन्होंने एक तरह से लाइमलाइट में लाने की कोशिश की है। अगर ये चीज़ हो, तीनों ये चीज लोगों के मन में आए, आम लोगों के मन में, कि हम क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी विशेषता क्या है, इसका एहसास हो, हम किसी से कमतर नहीं है, हम दुनिया की किसी भी संस्कृति से बेहतर है। बड़ी बड़ी संस्कृतियां हुई, नष्ट हो गई, लेकिन सनातन संस्कृति आज भी बनी हुई है, तो कुछ तो विशेषता होगी उसकी। तो अगर हम जो सनातन को मानने वाले हैं वही इस बात को नहीं समझेंगे तो कैसे उम्मीद करें कि कोई दूसरा इसको मानेगा। तो प्रधानमंत्री ने इस दिशा में ये जो प्रयास शुरू किया है, वो एक तरह से मैं मानता हूं कि लोक शिक्षण का जो है उसकी कोशिश की है उन्होंने। वैसे साहब, आपकी नजर में कितना बड़ा ये मुद्दा? संस्कृति की जो बात आप कर रहे हैं सर, हमें यही जो सारी औपनिवेशिक शिक्षा हमारी हुई ना, भारत विविध संस्कृतियों का देश है ऐसा बताया गया। हम लोगों ने बचपन से यही पढ़ा है पुस्तकों में कि भारत विविध संस्कृतियों का देश है, जबकि होना ये चाहिए था, मेरी समझ यही कहती है तमाम संस्कृति और सभ्यता को पढ़ने के बाद, कि भारत एक संस्कृति का देश है जहां हम विविधता का उत्सव मनाते हैं। इस बात को कितने आसानी से टर्न करके आपको कह दिया गया कि आप विभिन्न सबको बांट दिया गया। एक संस्कृति जहां विविधता के लिए हम हर रोज उत्सव मनाते हैं। इस पर न शिक्षा, अभी की शिक्षा नीति में भी इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता। इसका जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने डेमोग्राफी चेंज और घुसपैठी ये 2 शब्द इस्तेमाल किए, ये कितना बड़ा है? सौरभ, देखिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। कारण ये है, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था बीनागुरी में, ये वो इलाका है जो सिलीगुड़ी और उस बॉर्डर पे है, तमाम उस बॉर्डर इलाके पे मैंने देखा था कि एक पॉपुलेशन का चेंज हो गया था पैटर्न, कोई शक नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि हो सकता है हमारी कुछ पॉलिसीज़ में कमज़ोरी रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब है, एक तो खुली छूट थी, बांग्लादेश बॉर्डर से लोग आ रहे थे, सेटल हो रहे थे। दूसरा, आज आपको मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, आप सर्वे कराइए, लोगों के पास 3-3, 4-4 आधार कार्ड हैं, आज भी आराम से मिल रहे हैं। और मैंने तो ऐसे देखे, मैंने एक किसी घर में देखा था, एक छोटी सी लड़की काम कर रही थी, उसका भी आधार कार्ड उन्होंने बना दिया था कि उसको दिखा दिया 15 साल से ऊपर है, जबकि वो लड़की ने खुद कबूल किया। तो कहने का मतलब है, ये हमारे सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। ये जो डेमोग्राफिक ये जो कमेटी बैठेगी, सब कुछ के डिटेल में जाना पड़ेगा। दूसरी बात, धर्म परिवर्तन हो क्यों रहा है? इन्होंने यूपी की बात की थी और उसको ही एक केस स्टडी मानिए, या केरला फाइल्स में आप देखिए, इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो गरीबी है या लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट है। आपने देखा ये जो यूपी वाला ही केस हुआ है, इसमें हमारे भी लोग शामिल थे, हिंदू धर्म के भी थे। क्यों थे? क्योंकि इसमें कहीं से पैसा आ रहा बाहर से, वो पैसे से लोगों को खरीदा जा रहा है, उनको फिर अट्रैक्ट कराया जा रहा है हमारी महिलाओं को, और उनको अपने ही लोग आकर्षित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर्टी। केरला में क्या हो रहा है?
आपके वहां पर आते हैं ये लोग, इनको फंड मिलते हैं दुबई या पता नहीं कहाँ कहाँ से, गल्फ कंट्रीज से। और वो क्या होता है कि वहां बोलते हैं एक घर खरीद लेते हैं। अब आपकी मान लो प्रॉपर्टी, आप उसको बहुत हैवी, आप उसको मान लो एक्स रेट है, आपको एक्स प्लस 10 गुना मिल रही है, आप बेच देंगे तो एक फैमिली आ गई। उसके बाद वो वहाँ पर धीरे धीरे 2-3 और खरीदेंगे। जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिर वहाँ से बाकी लोग निकलेंगे। ये देहरादून में आप देखिए, मैं देहरादून का शुरू से निवासी हूँ, आप उत्तराखंड में देखिए तो ये हो रहा है। तो इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। दूसरा, मैं एक और आपको, काफ़ी चीज़ें अभी डिस्कस हुई हैं, कल्चर। मेरे ख्याल भारतीय कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर है। और आज भी मैं अफ़गानिस्तान में जब 3 साल था, आपको हैरानी होगी सुन के कि वहाँ पर जो शादियाँ मैंने 1-2 अटेंड की थी, वहाँ पर लोग यहाँ से हिंदुस्तान से घाघरे या जो भी होता है ड्रेस, साड़ियाँ ले जाते थे। और मेरे को एक बार किसी मेजर ने बोला, वो बोलते सर हम आपके देश से साड़ियाँ खरीदती हैं लेकिन आपके लोग आजकल साड़ी पहनना बंद कर दिए हैं। तो ये हमने सोच विचार करना है। हमारा कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अफ्रीका में मैं था यूनाइटेड नेशन मिशन में, हमारी जो इंडियन मूवीज़ का जो कल्चर है, जो हिंदी वहाँ लोग जानते हैं। अफगानिस्तान में हर आदमी हिंदी जानता है। मैंने पूछा आप कैसे जानते हैं? बिकॉज ऑफ आवर इंडियन मूवीज़। तो हमारा जो सॉफ्ट पावर है वो साफ जाहिर होता है कि इंडियन कल्चर बहुत अच्छा स्प्रेड हो रहा है। और आज आप देखिए, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो या कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोप हो, वहाँ दिवाली बन रही है, सारे फेस्टिवल्स बन रहे हैं। दुबई तक में आप देखिए मंदिर बन गया है और वहाँ पर दिवाली फेस्टिवल्स हो रहे हैं। केवल बिहार की छठ पूजा थी, आज वो अमेरिका में भी मनाई जा रही है देवेंद्र। तो ये कल्चर बिल्कुल। और देखिए योगा एक और एग्जाम्पल है, इंटरनेशनल योगा डे मिलता है। तो मेरे ख्याल हर भारतीय को, और दूसरा एक और चीज है, आज हमारी यूथ क्यों बाहर जाना चाहता है, इस पे भी हमको एक सोच विचार करना चाहिए। सारे बाहर क्यों जा रहे हैं? आज लेबर फोर्स भी देखिए, वो भी हम सिफारिश करते हैं कि सर बाहर भिजवा दो। सर, भारत की ब्रेन ड्रेन वाली स्थिति ना आए, इसीलिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन उस लिहाज से भी समझने की आवश्यकता है। लेकिन आरएसएस वाले बिंदु पे मैं देवेंद्र अब आपको लाना चाह रही हूँ। आरएसएस का जिस तरीके से प्रशंसा आरएसएस की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पॉलिटिकल डिस्कशन सौरभ ने बताया ही कि बार बार इस तरीके के प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि भाई महात्मा गांधी की हत्या किसने की, आपके उस आरएसएस की प्रशंसा कर रहे हैं। वही एक पॉइंट उठा लिया है विपक्ष ने। प्रधानमंत्री खुद आरएसएस स्वयंसेवक हैं, बहुत गर्व से वो बोलते रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह, ये सारी चीज़ें तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का जो भी अभी बड़ा लीडरशिप है वो हार्डकोर आरएसएस से ही निकला हुआ है। और उस संगठन का अगर 100 साल पूरा हो रहा है तो गर्व करने के सारे कारण हैं उनके पास। और आरएसएस का पूरा भी जो 1 साल का कार्यक्रम चलेगा 100 साल पूरा होने पे, उस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा उसी लिहाज से तैयार की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच करें। अभी दिल्ली में 26, 27, 28 को संघ प्रमुख मोहन भागवत एक संवाद करने वाले हैं उसी आउटरीच के तहत। बाकी शहरों में भी होगा, अभी दिल्ली से शुरुआत हो रही है। तो वो तो बड़ा गर्व से वो लोग इस बात को कहते हैं। और निश्चित तौर पे अपोजिशन फिर यहाँ पर और ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये अटैक जो अपोजिशन का होता है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे देखें तो बीजेपी के लिए ताकत हो जाती है। क्योंकि संघ के जो स्वयंसेवक बीजेपी के शासन के किसी सिस्टम से अगर थोड़ी बहुत निराशा भी हो तो जैसे अपोजिशन का अटैक हो जाता है, वो ज्यादा जोश और खरोश के साथ फिर वो सड़क पर उतर जाते हैं बीजेपी की मदद करने के लिए। और ये चीज बीजेपी को बहुत ज्यादा सूट करती है। प्रधानमंत्री इससे ज्यादा सम्मान नहीं दे सकते। विनोद जी, आप मानते हैं जो उन्होंने घुसपैठिए वाला, डेमोग्राफी चेंज वाला जो मामला प्रधानमंत्री ने उठाया, ये कहीं एसआईआर से जुड़ता है बिहार में जो चल रहा है? नहीं, जोड़ने के लिए आप एसआईआर से भी जोड़ सकते हैं, एनआरसी से भी जोड़ सकते हैं, सब जोड़ सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोई नई बात नहीं की घुसपैठियों वाली बात। घुसपैठियों का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत लंबे समय से उठाता रहा। जब सत्ता में नहीं थे तब तो ज़्यादा उठाते थे, क्योंकि तब निशाने पर कांग्रेस सरकार होती थी। अब पिछले 11 साल से जब केंद्र में और ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो जब घुसपैठियों का मुद्दा उठेगा तो कहीं ना कहीं सवाल सरकारों पर भी उठेंगे। जो भी जनरल साहब ने कहा कि आपके सिस्टम में अभी भी वही सब हो रहा है। अगर बंगाल में या झारखंड में या बिहार में मान लीजिए घुसपैठिए आ रहे हैं, तो आज शासन में कौन है? बंगाल में तो मान लीजिए ममता बनर्जी है, लेकिन बीएसएफ तो केंद्र में आपकी लगी हुई है। वहां क्या हो रहा है, कैसे आ रहे हैं? तो ये सारे सवाल उठेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस की प्रशंसा नहीं करते तब मुझे आश्चर्य होता, क्योंकि वो स्वयंसेवक रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक अनुषंगिक संगठन है। तो आरएसएस की प्रशंसा करना उनका धर्म है, कर्तव्य है भाई। वो तो उसी विचार की, जो आरएसएस की जो विचारधारा है उसी से निकले हुए लोग हैं। विपक्ष को ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री आरएसएस की प्रशंसा नहीं करेंगे। भाई अगर कल वो कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री होगा तो क्या वो कांग्रेस की प्रशंसा नहीं करेगा? क्या वो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और पटेल का नाम नहीं लेगा, या और कांग्रेस उनका नहीं? तो ये तो कोई कम्युनिस्ट मान लीजिए प्रधानमंत्री देश का होता है तो मार्क्स और लेनिन की बात करने लगेगा। तो ये तो विचारधारा
जब उनकी जिस संगठन से आए हैं, और दूसरा आज लाल किले से उन्होंने संघ की प्रशंसा करके 100 वर्ष की एक संदेश भी दिया है। संदेश क्या दिया है, जो अभी देवेंद्र कह रहे थे, मैं थोड़ा उस बात को और एक्सटेंड करूंगा। जो कहीं न कहीं संघ के कार्यकर्ताओं के मन में कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर कोई निराशा सी होने लगती है, और ये चर्चा चलने लगती है कि सरकार और संघ के बीच में सब ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, तो एक संदेश उन्होंने दिया कि नहीं, सब ठीक है, सब चंगा सी। सर